कहते हैं कि जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, बड़ी अजीब इसकी परिभाषा है। ये मत पूछो जिंदगी क्या होती है दोस्तों, संवर जाए तो जिंदगी और बिखर जाए तो तमाशा होती है। प्यारे मित्रों, दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष चंद्र स्वामी। इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज अपन जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप मुगल संघर्ष, यानी महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ जो संघर्ष हुआ है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ये वीडियो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड की जो मुख्य एग्जाम है, टीचर ग्रेड की जो मुख्य एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, और राजस्थान की कोई भी एग्जाम जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में, इसका जीवन परिचय या कह सकते हैं अपन इसके बारे में पृष्ठभूमि। देखिए, बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के जो पिता हैं, महाराणा प्रताप के पिता हैं, उनका नाम है महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के जो पिता है उनका नाम है महाराणा उदय सिंह। और इनकी माता, महाराणा प्रताप की माता है जयवंता बाई। जयवंता बाई, जयवंता बाई, जयवंता बाई। इसी को अपन कह देते हैं जीवंत कंवर। इसी को अपन कह देते हैं जीवंत कंवर। ठीक है जी। इसी को अपन बोल देते हैं जयवंती बाई। इसी को अपन कह देते हैं जयवंती बाई। देखिए, महाराणा प्रताप की माताजी के नाम है जयवंता बाई, जीवंत कंवर या जयवंती बाई। ये नाम है महाराणा प्रताप की माताजी के। महाराणा प्रताप के पिताजी हैं महाराणा उदय सिंह। तो उदय सिंह और जयवंता बाई की संतान है कौन? महाराणा प्रताप। देखिए साहब, बात करते हैं अपन महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है। ठीक है जी। महाराणा प्रताप का जन्म कहां होता है जी? महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है बादल महल। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है बादल महल। और उस कुंभलगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ के बादल महल में जन्म होता है किसका? महाराणा प्रताप का। कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। जन्म कब हो रहा है जी? 9 मई 1540 ईस्वी को। कब हो रहा है? 9 मई 1540 ईस्वी को। देखिए, यदि महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत कौन सा जी? विक्रमी संवत कौन सा होता है? देखिए, ये जो डेट मैंने डाली है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी का है, ये जो डेट है ये है ग्रीगेरियन कैलेंडर की। ग्रीगेरियन कैलेंडर की, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जो अपन इसको बोल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है। इसके अलावा 2021, 2022, ये जो डेट है ये ग्रीगेरियन कैलेंडर की है। विक्रमी संवत कौन सा है? विक्रमी संवत की बात करते हैं तो विक्रमी संवत वो कैलेंडर है जिसके बारे में अपने गांव के अंदर दादा, दादी, माता, काकी ये सब चर्चा करती है कि चैत, बैसाख, माह, पो, ये जो महीने होते हैं वो अपन बोलेंगे विक्रमी संवत के होते हैं। ठीक है जी। तो विक्रमी संवत की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है, अपन बोलेंगे 1597।
1597 में, सॉरी, महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1597 में। 1597 क्या है जी? 1597 है विक्रमी संवत। देखिए, जब किसी भी ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट दी हुई है, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट में 57 साल और जोड़ दो। ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट में 57 साल और जोड़ देंगे तो अपने पास क्या जाएगा? विक्रमी संवत। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें महाराणा प्रताप का जन्म अपन बोल रहे हैं 1540 ईस्वी को होता है। यदि विक्रमी संवत की अपन बात करेंगे, विक्रमी संवत की यदि अपन बात करते हैं, यानी जो हिंदी कैलेंडर होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो अपन गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में अपन यूज कर रहे हैं, जैसे चैत, बैसाख, माह, पो, सावन, भादो, आसोज, उसकी बात कर रहे हैं। वो हिंदी कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर है। ठीक है जी। तो इसके अंदर विक्रमी संवत है, इसके अंदर अपन बोलेंगे 57 साल और ऐड कर दो। ग्रिगोरियन कैलेंडर में यदि 57 साल और जोड़ देंगे तो अपने पास जो डेट आएगी वो आएगी विक्रमी संवत की। किसकी आएगी? विक्रमी संवत की आएगी। तो इसमें यदि 57 जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 1597। और ये 1597 जो डेट आई है, ये डेट आई है जी विक्रमी संवत की। किसकी डेट आई है? विक्रमी संवत की डेट आई है। तो देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को होता है और विक्रमी संवत की बात करेंगे तो 1597 ईस्वी में होता है। ठीक है जी। यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1540 और विक्रमी संवत निकालना हो तो उसमें अपन 57 साल और जोड़ देंगे तो अपने पास कौन सी किसकी डेट आ जाएगी? विक्रमी संवत की डेट आ जाएगी। ठीक है जी। देखिए, जिस समय महाराणा प्रताप का जन्म होता है, यानी अपन बोलेंगे विक्रमी संवत 1597, विक्रमी संवत 1597 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उस दिन अपन बोलेंगे क्या था? उस दिन अपन बोलेंगे साहब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी। उस दिन जो तिथि थी विक्रमी संवत की, कौन सी तिथि थी? तो अपन बोलेंगे विक्रमी संवत की तिथि थी उस दिन अपन बोलेंगे क्या? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया क्या है जी? ये अपन बोलेंगे विक्रमी संवत की डेट है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। किसके अनुसार? विक्रमी संवत के अनुसार। और इस दिन था साहब रविवार। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन क्या था? रविवार था। रविवार। ठीक है जी। तो अपन ने देखा महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई या जीवंत कंवर या जयवंती बाई। और ये जो जयवंती बाई थी, इस जयवंती बाई के पिता कौन थे? इसके पिता थे, जयवंती बाई के पिता थे, अपन बोलेंगे पाली नरेश अखेराज सोनगरा। कौन थे जी? अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा। देखिए, ये सोनगरा शब्द क्यों है? क्योंकि अपन बोलेंगे यहां पर ये सोनगरा चौहान होते थे। ठीक है जी। तो अपन बोलेंगे जयवंती बाई या जयवंता बाई के पिता कौन है? अपन बोलेंगे पाली नरेश अखेराज सोनगरा। इसका मतलब है अखेराज सोनगरा उदय सिंह के ससुर हो गए और महाराणा प्रताप के नाना जी हो गए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये जन्म की बात हो गई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को। विक्रमी संवत की बात करें तो 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को दिन था रविवार।
ठीक है जी, ये बात हो गई इतनी इसकी। अब बात करते हैं अपन बात करें महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी, महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी या महाराणा प्रताप की पटरानी यानी मुख्य रानी, उसका नाम था अजबदे पंवार। क्या नाम था जी? अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप की जो मुख्य पत्नी या मुख्य रानी थी, जिसे पटरानी कहते हैं, उसका नाम था अजबदे पंवार। ठीक है जी। और अपन बोलेंगे इसी अजबदे पंवार से इनके संतान उत्पन्न होती है अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साहब, अपन बोलेंगे उदय सिंह। उदय सिंह की बात कर रहे हैं अपन। ये जो महाराणा उदय सिंह है, इन महाराणा उदय सिंह की एक पत्नी तो है, अपन बोलेंगे कौन सी? अपन बोलेंगे जयवंता बाई। और इस उदय सिंह की एक अन्य पत्नी और है, जिसका नाम है, अपन बोलेंगे धीर कंवर, या इसी को कहते हैं धीर बाई। तो साहब अपन बोलेंगे धीर बाई कहां की थी? ये धीर बाई थी साहब, अपन बोलेंगे भटियाणी राजकुमारी थी। और भटियाणी राजकुमारी यानी जैसलमेर की थी। और भटियाणी राजकुमारी होने के कारण अपन बोलेंगे ये रानी भटियाणी थी या भटियाणी रानी थी। ठीक है, तो उदय सिंह की अन्य पत्नी है या रानी है धीर कंवर या धीर बाई। और अपन बोलेंगे उदय सिंह और धीर कंवर से जो संतान उत्पन्न होती है वो होती है जगमाल। कौन? जगमाल। देखिए साहब, महाराणा उदय सिंह और धीर कंवर से उत्पन्न संतान का नाम क्या है जी? जगमाल। अब बात करें अपन कि उदय सिंह की दो रानी है जयवंता बाई। उदय सिंह की दो रानियां हैं, एक तो जयवंता बाई और अपन बोलेंगे एक है धीर कंवर। ठीक है जी। उदय सिंह और जयवंता बाई से अपन बोलेंगे उदय सिंह और इस जयवंता बाई से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम है महाराणा प्रताप। उदय सिंह और जयवंता बाई से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम है महाराणा प्रताप। और उदय सिंह और धीर बाई या धीर कंवर से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम है जगमाल। देखिए यहां पर अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप है वो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं। महाराणा प्रताप है वो उदय सिंह के कैसे पुत्र हैं? ज्येष्ठ पुत्र हैं। ठीक है जी, ज्येष्ठ पुत्र है, इसका मतलब ये बड़े पुत्र है। और जगमाल है वो कैसा है जी? छोटा पुत्र है। ठीक है जी। अब देखिए साहब, अपन बोलेंगे किसी भी राजपुताना के राजवंश में ये एक विशेष अपन बोलेंगे अधिकार होता था कि जो संतान बड़ी है, राजा की जो संतान बड़ी है वो ही उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी राजा के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसकी बड़ी संतान होगी। तो अपन बोलेंगे यहां पर बड़े कौन है? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप बड़े हैं। तो अगर देखा जाए तो विशेष तौर पे उदय सिंह के बाद अगले शासक या अगले उत्तराधिकारी कौन होने चाहिए? महाराणा प्रताप होने चाहिए। लेकिन अपन बोलेंगे उदय सिंह इस धीर कंवर या धीर बाई के प्रभाव से इतने ग्रसित हो गए थे, या यूं कहें कि धीर कंवर या धीर बाई का इतना ज्यादा प्रभाव था किस पर? उदय सिंह पर। तो साहब इस धीर कंवर या धीर बाई के प्रभाव के कारण उदय सिंह ने अपने जीते जी किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जगमाल को क्या घोषित कर दिया जी? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अधिकारी। उदय सिंह जीवित हैं और जीवित होते होते उन्होंने धीर कंवर से उत्पन्न संतान जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है जी। पसीना आ गया, थोड़ा सा पसीना पूछ लेते हैं।
तो देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं उदय सिंह अपने जीते जी धीर कंवर या धीरबाई से उत्पन्न संतान जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। वास्तविकता में उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? महाराणा प्रताप होना चाहिए, क्योंकि ये उदय सिंह की ज्येष्ठ पुत्र हैं, उदय सिंह के बड़े पुत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यदि अपन बात करते हैं तो देखिए, आगे यदि अपन बात करें तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे यदि अपन बात करते हैं तो देखो साहब 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, और इस दिन कौन सा त्योहार था? होली का त्योहार था। इस दिन कौन सा त्योहार था? होली का त्योहार था। और इस दिन अपन बोलेंगे उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पिता। इस दिन उदय सिंह की क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए साहब 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब यदि इसको विक्रमी संवत में पूछे तो अपन बोलेंगे 1572 में आप 57 और जोड़ देना। तो जैसे ही 1572 में 57 जोड़ोगे तो डेट क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी विक्रमी संवत की डेट। ठीक है जी। अब देखो साहब, जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर अपन बोलेंगे उदय सिंह का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार ये कहां किया जाता है? इसका अंतिम संस्कार किया जाता है गोगुंदा। कहां पे किया जाता है जी? गोगुंदा। और गोगुंदा कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर। 28 फरवरी को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और अपन बोलेंगे उदय सिंह का अंतिम संस्कार कहां किया जाता है? गोगुंदा। अब देखिए साहब, अपन बोलेंगे राजपूताना के अंदर एक रिवाज होती थी कि जब कोई राजा या शासक मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसका दाह संस्कार करने के लिए जाते थे, तो उस समय राजा का उत्तराधिकारी यानी जो राजा बनेगा वो दाह संस्कार में नहीं जाता था। ऐसे बहुत से इतिहासकारों से, विद्वानों से, जो अपन बोलेंगे इतिहास के विद्वान है, उनसे मैंने ये चीजें सुनी है कि जो राजा का उत्तराधिकारी होता था वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि राजा के मरते ही अपन बोलेंगे उसका जो पद है, राजा का पद है, वो खाली नहीं रहना चाहिए थे। तो ऐसी स्थिति में अपन बोलेंगे, देखिए जगमाल जैसे ही अंतिम संस्कार करने के गोगुंदा में अंतिम संस्कार किया जाता है तो अपन बोलेंगे सारे के सारे महाराणा प्रताप ये सारे के सारे अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अपन बोलेंगे जो जगमाल है, जगमाल है, ये जगमाल गद्दी पर बैठ जाता है, यानी उदय सिंह की गद्दी पर बैठ जाता है। अर्थात अपन बोलेंगे उदय सिंह का उत्तराधिकारी अपने आप को कौन घोषित कर लेता है? उदय सिंह करके गए थे, तो उस एवज में अपन बोलेंगे जगमाल है वो अपन बोलेंगे गद्दी पर विराजमान हो जाता है। ठीक है, यानी राजा की गद्दी पर विराजमान हो जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, अब देखो साहब, जगमाल गद्दी पर बैठ गया। अब होता क्या है साहब, जब अपन बोलेंगे अंतिम संस्कार किया जाता है, जगमाल नहीं आता है, तो सब लोगों को पता लगता है कि साहब जगमाल है वो गद्दी पर बैठ गया। और वहां के जो सामंत, अपन बोलेंगे मेवाड़ी सामंत, मेवाड़ के बहुत से सरदार ये चाहते थे शासक कौन बने, या अपन बोलेंगे उदय सिंह का अगला उत्तराधिकारी कौन बनना चाहिए? महाराणा प्रताप बनना चाहिए। सारे के सारे मेवाड़ी सामंत ये चाहते थे कि उदय सिंह का अगला उत्तराधिकारी कौन बने? महाराणा प्रताप बने। तो उन्होंने वहीं पर अंतिम संस्कार करने के बाद वहीं पर अपन बोलेंगे गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर देते हैं। गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का क्या कर देते हैं? वहां पर गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का क्या कर देते हैं? राज तिलक कर देते हैं जी, राज तिलक, कोरोनेशन कर देते हैं। ठीक है, यह प्रश्न बनेगा कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। देखिए
अपन बोले अंतिम संस्कार करते ही गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का अंतिम संस्कार गोगुंदा में, और गोगुंदा में अंतिम संस्कार करने के बाद में सारे के सारे मेवाड़ी सरदार या मेवाड़ी सामंत मिलकर के अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप का क्या करवा देते हैं, वहां पर राज तिलक करवा देते हैं। ठीक है जी। अब देखिए साहब आगे बढ़ते हैं अपन, एक बार अपन इसको वैसे रिव्यू क्या बता दिया, अब और अपन आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे आराम से 2-3 बार देखें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर और राजस्थान की अन्य कोई एग्जाम जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाराणा प्रताप के बारे में बिल्कुल अधिकांश और इंपॉर्टेंट तथ्य बताए जाएंगे इसमें। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां होता है? गोगुंदा में होता है। कब होता है? 28 फरवरी 1572 को होता है। और 28 फरवरी 1572 के दिन अर्थात होली के दिन ही उदय सिंह की मृत्यु होती है। और जैसे उदय सिंह का गोगुंदा में अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक उसके पश्चात मेवाड़ी सामंत और सरदार मिलकर के गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं, राज तिलक कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखिए साहब, महाराणा प्रताप की यदि बात करते हैं, महाराणा प्रताप की यदि बात की जाए तो इसका 2 बार अपन बोलेंगे राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक 2 बार राज्याभिषेक होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। अपन बोलेंगे फर्स्ट बार हो रहा है, अपन बोलेंगे गोगुंदा में। कहां हो रहा है जी? गोगुंदा में हो रहा है। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहां हो रहा है? गोगुंदा में हो रहा है। कब हो रहा है? अपन बोलेंगे 28 फरवरी और 1572 ईस्वी को हो रहा है। ठीक। अगली बात, महाराणा प्रताप का जो विधिवत राज्याभिषेक है, महाराणा प्रताप का जो विधिवत राज्याभिषेक है वो होता है कुंभलगढ़ में। दूसरा होता है कुंभलगढ़ में। कहां होता है जी? कुंभलगढ़ में। तो कुंभलगढ़ में होता है विधिवत राज्याभिषेक। विधिवत राज्याभिषेक। अब देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक का कहां होता है? गोगुंदा में होता है। कब होता है? 28 फरवरी 1572 का होता है। प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां होता है, तो उत्तर लगेगा कुंभलगढ़। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का, राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्सव कहां मनाया जाता है? तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कहां मनाया जाता है जी? अपन बोलेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कहां मनाया जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए साहब, जब गोगुंदा के अंदर फर्स्ट टाइम, अपन बोलेंगे फर्स्ट टाइम महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, तो ध्यान दें, जब महाराणाओं का या राणाओं का अपन बोलेंगे राज तिलक होता था, तो राज्याभिषेक होता था, तो उस समय अपन बोलेंगे सलूंबर, 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 सलूंबर कहां पड़ता है जी? उदयपुर में। तो सलूंबर के चुड़ावत, सलूंबर के चुड़ावत सरदार, सलूंबर के चुड़ावत सरदार, सलूंबर के चुड़ावत सरदार जो उत्तराधिकारी हो रहा है, जिसका राज्याभिषेक किया जा रहा है, उसकी कमर के ऊपर कटार बांध देते, उसकी कमर पर तलवार बांध देते थे। तो यहां पर जैसे ही अपन बोलेंगे गोगुंदा में महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक होता है, तो उस दौरान अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांधने का कार्य कौन करते हैं? तो अपन बोलेंगे कृष्णदास, कृष्णदास चुड़ावत।
तो ये कृष्णदास चुड़ावत है, ये अपन बोलेंगे गोगुंदा में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर पर क्या बांधते हैं, ये महाराणा प्रताप की कमर पर क्या बांधते हैं, तलवार बांधते हैं। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राज्याभिषेक का जो राज तिलक होता है वो महाराणाओं का कौन करते थे, तो वो अपन बोलेंगे कौन करते थे, वो करते थे सलूम्बर के चुड़ावत सरदार। कौन करते थे, सलूम्बर के चुड़ावत सरदार। और उसके बाद अपन बोलेंगे, ये कुंभलगढ़ में हो गया, उसके बाद अपन बोलेंगे जगमाल है वो यहां से छोड़ के और अपन बोलेंगे चला जाता है। तो अपन बोलेंगे आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। और अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप A to Z जितना महाराणा प्रताप फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग दे रखा है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे डाटा ऑथेंटिक होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे ग्रुप में भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद।